नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। भाजपा ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी। कहा, कांग्रेस वोट बैंक के लिए कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश और दुनिया में लोकतंत्र को किया मजबूत। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में सीएजी की दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां सदन पटल पर की प्रस्तुत। फिर खुलेगी पूर्ववर्ती आप सरकार की पोल। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। पिछली सरकारों के कुप्रबंधन पर बोला हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार के कारण प्रदेश का हुआ समग्र विकास। और अब सभी खबरें विस्तार से। संसद का बजट सत्र जारी है। राज्यसभा की बात की जाए तो उच्च सदन की शुरुआत आज हंगामेदार रही। कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक के पारित होने को लेकर विरोध जता रहे बीजेपी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक सोमवार को शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के उलट है। नड्डा ने कानून के तत्काल वापसी की मांग की। Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn. और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाले कांग्रेस के नेता ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को आरक्षण रिजर्वेशन देने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बदलाव करेंगे। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. और जेपी नड्डा और रिजिजू ने सदन में मौजूद विपक्ष के नेता को जवाब देने की मांग की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देश को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। उन्होंने भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और
रक्षा के लिए, उच्च रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने धनखड़ के कक्ष में बातचीत की। इस संबंध में एक सूत्र ने बताया कि सभापति ने नड्डा और खड़गे को बैठक के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने का मुद्दा 21 मार्च को राज्यसभा में उठाया था, जिसके जवाब में सभापति धनखड़ की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में ये बैठक बुलाई गई। सभापति धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के 2014 में पारित होने के बाद न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक तंत्र का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला होते हुए भी 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इस मुद्दे पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने एक बयान दिया है कि अगर वो कभी सत्ता में आए केंद्र में तो संवैधानिक प्रावधान करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए धार्मिक आधार। देखिए, आज डीके शिवकुमार जी ने जो बताया है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत, कांग्रेस पार्टी की नीयत और कांग्रेस पार्टी की घृणक सोच को दिखाता है। बाबा साहेब अंबेडकर इस देश को धर्म के आधार पर उसका बंटवारा कभी उन्होंने होने नहीं दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने संविधान में कोई प्रावधान नहीं रखा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके, जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़े। मगर आज जो राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, अर्थात आप SC ST के रिजर्वेशन को समाप्त करके आप मुसलमान रिजर्वेशन लेके आएंगे।
यूपीए के दौरान भी इस तरह कहा गया था कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और कई राज्यों में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी ये प्रयास हुआ था कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण मिले। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश है, तुष्टीकरण की राजनीति है मुसलमानों को अपने साथ रखने की? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति अलग चीज होती है, तुष्टीकरण से आगे की राजनीति है, ये देश के बंटवारे की राजनीति है। और याद करिए, राहुल गांधी जी ने एक बार उनके मीटिंग में कहा था कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। एक बहुत बड़े अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था कि राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। क्यों? इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्यों नहीं हो सकता है? इस देश में हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी की राजनीति क्यों चलेगी? और संविधान बदल दोगे आप, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े शिद्दत के साथ और अपने हृदय से बनाया है इस देश को जीवित रखने के लिए, आप SC ST के अधिकार को मार दोगे? ये हम होने नहीं। क्या डिमांड आप कर रहे हैं? आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस पूरे विषय में माफी याचना करनी होगी, क्योंकि ये DK शिव कुमार के बयान नहीं है। शब्द DK शिव कुमार के हो सकते हैं, मगर ये सोच राहुल गांधी परिवार की है। तो समित पात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि DK शिव कुमार के बयान पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सफाई देनी चाहिए। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उन्होंने बताया कि किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी जाए। आज सरकार ने यह फैसला लिया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पूरी तरह से हटा दी जाए। किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों के ढेर मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जांच की कार्यवाही अब पुलिस को करनी चाहिए। याचिका में कोर्ट के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को दोबारा लाने की मांग की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश और दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत किया है। यहां लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्वाह न केवल संविधान के अनुरूप हुआ है, बल्कि यहां 25 सालों में कभी भी विधानसभा की कार्यवाही में मार्शलों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। और अब बात दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी से हुई। सत्र शुरू होने पर सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न पूछे गए।
नियम 280 के तहत सदस्यों ने विशेष उल्लेख के मामले भी उठाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में सीएजी की दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत की। ये तीसरी सीएजी रिपोर्ट है। मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और बुधवार को बजट पर चर्चा होगी। गुरुवार को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। शुक्रवार को निजी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया दिल्ली की रिपोर्ट। दिल्ली में किस तरह से सीएजी की रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है और इस पर चर्चा भी जो है अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। और आज से दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कैसा रहेगा इस बार के बजट और नई सरकार का बजट, इस पर भाजपा के विधायक अजय महावर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। दिल्ली के बजट पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक अजय महावर जी। सर, किस तरह देखते हैं बजट को? देखिए, बजट बहुत अच्छा बजट आने वाला है और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो दिल्ली क्राइम कर रही है, रो रही है, उसको भी सुधारने के लिए, चाहे वो प्रदूषण हो, सीवर हो, पानी हो, उसके लिए भी काम करेगी, यमुना जी के लिए भी काम करेगी। और जो हमने वादे किए हैं महिलाओं को, हमने वादे किए हैं ऑटो ड्राइवर्स को, हमने वादे किए जिन जिन वर्गों को, उन सबको भी डिलीवर करेंगे। इसीलिए जैसे लोकसभा में हलवा सेरेमनी होती है, या आज खीर सेरेमनी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने रखी है, उसका मतलब ही है सब वर्गों के लिए मिठास का बजट होगा। सर, पहली बार दिल्ली विधानसभा में ऑटो ड्राइवर देखने को मिल रहे हैं, टीचर देखने को मिल रहे हैं, वकील देखने को मिल रहे हैं, तमाम वर्गों के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। हाँ, इसीलिए ना कि उन सभी वर्गों के हितों का ख्याल इस बजट में रखा जाएगा और हमने जो वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। उन सबको खीर खिला के बजट की जो मिठास है उसको चखाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट की मिठास है वो खीर चखाकर की जा रही है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में 25, 26 और 27 मार्च को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वो अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, जो उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोग परेशान थे, महिलाएं और व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन 8 वर्षों में सारे कुछ बदल चुका है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है।
केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया। एक तरफ मुंबई पुलिस ने आज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। वहीं शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ करने को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल को भी खार पुलिस ने गिरफ्तार किया। तोड़फोड़ करने के आरोप में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के युवा गुट युवा सेना के 11 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर कहा है कि कॉमेडी के नाम पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा माफी मांगे। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुंबई के खार इलाके में यूनी कॉन्टिनेंटल स्टूडियो में बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हैं। इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने वो विवादित शो किया था जिसमें शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के 2 मंजिला मकान को अनधिकृत निर्माण के कारण नगर निगम के प्राधिकारियों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आज सुबह ध्वस्त कर दिया। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता खान पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। वो 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए 100 से अधिक लोगों में शामिल हैं। नागपुर नगर निगम ने खान को कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें उनके मकान के लिए भवन योजना की मंजूरी न होने और कई चूक का जिक्र किया गया था। खान फिलहाल जेल में बंद है। रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर वार्ताओं का दौर जारी है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण मीटिंग अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों में होने वाली है। इससे पहले रविवार को यूक्रेन और अमेरिका में मीटिंग हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रविवार को कहा कि मीटिंग में ऊर्जा फैसिलिटी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा से जुड़ी चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं को लेकर आशा व्यक्त की। विटकॉफ ने कहा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहते हैं। सोमवार को इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से हम पूर्ण युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को कब तक बंद करने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई इस ईस्टर यानी कि 20 अप्रैल तक बंद हो जाए, लेकिन ट्रंप की ओर से युद्ध खत्म करने की डेडलाइन पहले भी बढ़ चुकी है, जिससे सवाल उठता है कि पुतिन आखिर इसे लेकर कितने सीरियस हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यहां तक कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही शांति हो जाएगी। बात आईपीएल की जाए तो आईपीएल में आज विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। इस बार दोनों ही टीमें अपने नए कप्तानों के साथ सामने हैं। जहां दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अक्षर पटेल के हाथों में है, वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। वैसे आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 5 मैचों की बात की जाए तो 3 बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली कैपिटल 2 बार बाजी को अपने नाम करने में कामयाब रही है। तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।